जी सर। पेज नंबर 56 पे देखो, जी सर। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस को देख लो एक बार, ये आसान ही है, कुछ ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में आप पढ़ो, टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। अगर दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है, उनको इक्विवेलेंट कहा जाएगा इफ इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन वन मैट्रिक्स फ्रॉम द अदर बाय फाइनाइट चेन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। मतलब अगर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने इससे एक दूसरी मैट्रिक्स बी बना ली, ठीक है, उनका दोनों का ऑर्डर सेम ही रहना चाहिए, तो वो होगी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और इक्विवेलेंट के साइन, इक्विवेलेंट जब मैट्रिक्स होती है तो उसको ऐसे दर्शाया जाता है, ये इसका सिंबल है, ठीक है भाई। कुछ चीजें इसमें 12th क्लास की भी यूज होंगी, जैसे फर्स्ट एग्जांपल को देख लो, उससे बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा कि ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। ये आपका हो गया हो तो कुछ और बताऊं, अगर ना हुआ हो तो मैं कंटिन्यू करूं। जी सर, हो जाएगा ये तो। हो जाएगा, चलो फिर। कुछ एग्जाम्पल बता रखे थे डाउट में आप लोगों ने, पेज नंबर 94 पे। ये थ्योरम टाइप थे कुछ। पेज नंबर 94 पे देख लो। जी सर। Show that the rank of matrix A does not alter by pre or post multiplying it with any other non-singular matrix A। तो यहां से आपको इतनी बात समझनी है कि ये मैंने पहले भी शायद बताया था कि अगर A एक मैट्रिक्स है और इसका किसी दूसरे मैट्रिक्स ए बी के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सॉरी रैंक ऑफ ए बी जो मल्टीप्लाई करके आया, उसकी रैंक हमेशा छोटी रहेगी रैंक ऑफ ए से, ठीक है। इसको हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले हमने मान लिया कि b इज इक्वल्स टू आर ए, ठीक है। आर आपको क्लियर दिया हुआ है इस थ्योरम में कि मल्टीप्लाई करनी है आर से ए को, उसको हमने बी के बराबर लेट कर लिया, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें रैंक ऑफ बी, बी की रैंक किसके बराबर होगी, इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर ए। और इस वाली प्रॉपर्टी जो मैंने साइड में लिख रखी है ना, इसका बड़ा यूज होगा इसमें। इसका मतलब है कि ये इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रैंक होगा वो रैंक ए से छोटा होगा, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट का रैंक अकेले एक मैट्रिक्स के रैंक से छोटा होगा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट बना ली हमने। अब जो ऊपर वाली लाइन है, इससे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू आर इनवर्स बी, ये भी लिखा जा सकता है। और फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर इनवर्स बी, और फिर वही प्रोडक्ट वाली बात आई। तो ऐसा लिख सकते हैं कि इनकी जो रैंक है वो बी से छोटी होगी, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत भाई? नहीं सर। तो इसका मतलब ये है कि पहली इक्वेशन हमें ये कह रही थी कि रैंक ऑफ बी छोटी है किससे, रैंक ऑफ ए से, और ये क्या कह रही है कि रैंक ऑफ ए छोटी है रैंक ऑफ बी से। तो ये तो केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों की रैंक, दोनों ही चीजें बराबर हो। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर x एक कोई नंबर है जो y से छोटा है और y के इक्वल है, और y एक नंबर है जो x से छोटा और x के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है। वैसे तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ऊपर वाली लाइन में मैं कह रहा हूँ कि y बड़ा है और नीचे वाली में कह दिया कि y इक्वल या छोटा है,
तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब x इक्वल्स टू y हो, यानी जैसे मान लो 1 मान लिया तो 1 बराबर भी होगा, ठीक है, और छोटा भी होगा, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जी सर। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये दोनों चीजें बराबर हो, तभी सत्य है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। यही प्रूफ करा रहा था हमसे कि शो दैट द रैंक ऑफ ए डज नॉट अल्टर बाय, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल ही आएगी। जी सर। ठीक है भाई, देखो एक मैं 15 को बताऊंगा पहले, फिर वापस आऊंगा 13 और 12 पे। जी सर। आपने 15 कर लिया हो तो ना बताऊं? सर से समझा दो बस, देखो कर तो लेंगे। इसमें कहा शो दैट रैंक ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ना, उनका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होता है। जी सर। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो याद है ना? जी सर। सिमेट्रिक में ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया था और फिर उसमें माइनस ए के बराबर था स्क्यू सिमेट्रिक में। जी सर, मैंने सही के तो बराबर। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि शो दैट द रैंक ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। तो आपने कोई एग्जांपल ले लिया कि वो 1 नहीं है, जैसे 0 ए बी, फिर माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी और 0। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर मैट्रिक्स है, और फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/3 का। जी सर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका, क्योंकि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताना भाई कितना है। रहेगा। 0 आ गया। जी सर। देखो अगर ये 0 आ गया तो हमने रैंक निकालने का क्या मेथड सीखा था, एक तो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक कैनोनिकल फॉर्म जी में सर। कन्वर्ट करना, और एक डिटर्मिनेंट निकालना, फिर उसके माइनर निकालना। तो फिर हम इसका माइनर निकालेंगे। तो माइनर देखो कोई भी ले लो आप, जो भी आपका मन हो, ये ले लिया तो इसको नीचे लिख लो ए बी 0 सी। ठीक है भाई, इसका हम क्या निकालेंगे, अब दोबारा फिर से इसका डिटर्मिनेंट देखो, तो डिटर्मिनेंट तो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया ना, तो इसका मतलब इसकी रैंक जी कितनी सर। है, इसकी रैंक है 2। जी सर। और यही प्रूफ करना था कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसकी रैंक 1 नहीं होती। जी सर। ये आ गया समझ? अब देखो एग्जांपल नंबर 14 को समझ लेते हैं। 14 में कहा शो दैट रैंक ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ये बराबर होते हैं। ठीक है भाई, देखो इसको प्रूफ करेंगे हम, जो उसी की लैंग्वेज है। वैसे आप मैट्रिक्स मान के भी कर सकते हो, अगर वो समझ ना आए या कुछ दिक्कत हो तो मैट्रिक्स मान लो और ट्रांसपोज लो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनके रैंक निकाल के ये आ जाएगा अपने आप। देखो एक बात हमने पहले से ही सीख रखी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो उसकी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है भाई। जी सर। दूसरी बात मैंने अभी क्या बताई थी जो साइड में लिखी थी, कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब करोगे तो उनकी रैंक उस अकेली ए मैट्रिक्स की रैंक से लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी।
जी सर। अब ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लो ये जो बी ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है ना, इसको बी मैट्रिक्स मान लिया आपने, बी लेट कर लिया, बी इज इक्वल्स टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो अब इसी से क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, रैंक ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये किससे कम होगा, फिर रूल के अकॉर्डिंग ये रैंक ए से कम होगा ना। जी सर। इसको मान लिया चलो अभी मानते नहीं, अभी देखो, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट और लास्ट से अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ठीक है भाई। ये बात हमने इससे निकाली, यहां से इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन। यहां तक बात समझ आ रही है। जी सर। अब देखो इसी के साइड में दूसरा करता हूं, हमने क्या मान रखा था, b इक्वल्स टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये मान लिया था, ठीक है। हम दोनों साइड a इनवर्स से इंटू कर दें तो क्या बन जाएगा, अगर a इनवर्स से इंटू कर दें, a इनवर्स a और a का ट्रांसपोज ऐसे बन जाएगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं, अगर a इनवर्स इंटू a हो तो वो आइडेंटिटी बन जाता है, और फिर वो किसके बराबर, a का ट्रांसपोज ही आ जाएगा। जी सर। और लेफ्ट हैंड साइड में ही चल रहा है और राइट हैंड साइड में ही आ गया। तो अब क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हमें पता ही है पहले से ही कि किसके बराबर है, रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है। रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज के बराबर है। अब इस इक्वेशन से देखो, रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर लिख सकते हो आप क्योंकि ए की पावर टी आपने किसके बराबर प्रूफ करा है, अभी अभी प्रूफ करा है ए इनवर्स बी के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन वाला खेल चल गया भाई। हम इसको लिख देंगे कि रैंक ये लेस देन होगा रैंक ऑफ बी से। अब देखो हमने क्या कहा ले आए हम वापस, रैंक ऑफ ए इक्वल था रैंक ऑफ ए के ट्रांसपोज के, और ए का ट्रांसपोज हमने इक्वल प्रूफ करा था ए इनवर्स बी के, और रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बी से कम होगा। तो फर्स्ट और लास्ट को ले लो बस। हम यहां से लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, ये हमारा फोर्थ बना, ठीक है भाई। जी सर। इन दोनों को देखो फिर से वही आ गया ना एक्स वाई वाला, तो इस बी छोटा है ए से और ए छोटा है बी से, इसका मतलब वो दोनों बराबर हैं। जी सर। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, ये दोनों बराबर है आपस में। और बी किसके बराबर ले रखा था, ए इंटू ए के ट्रांसपोज के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यही प्रूफ करना था। जी सर। ये हो गया। अब एक बार 13th को पढ़ लो, 13th भी बढ़िया है। 13th में दिया हुआ है प्रूव दैट इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। तो मैं पहले रफ में समझाऊंगा, ऐसे देखो, अगर हम कोई मैट्रिक्स मान लें m इंटू n अपनी तरफ से, और एक दूसरी मैट्रिक्स है वो n इंटू n वाली है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी वो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा और उसका ऑर्डर n होगा। जी सर। तो इसको कैसे मानेंगे, इसको 2/3 की मान लेते हैं, जैसे 2 3 0 ले लिया और ये ले लिया हमने 4 1 3, बिना रफ के काम के समझ नहीं आती है तो। और जैसे b है, b हमें लेना, इसको इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, 2 इंटू 3 का होगा ना, 2/3 का ऑर्डर होगा a का। और b का ऑर्डर क्या होगा, b को ले लेते हैं, ये है एक्चुअल में m इंटू n, तो n/n की लेनी है, यानी 3/3 की आपको बनानी है। ये तो फिक्स कर रखा है पहले क्वेश्चन में, 3/3 की बनानी है। तो हमने मान लिया जैसे 1 0 1
231 सॉरी 230 ले लो, चलो ज्यादा आसान हो जाएगा काम, और 111। देखो अब पूरा खेल समझ आ जाएगा इस थ्योरम का। ये मैट्रिक्स सेट कर ली हमने, ठीक है भाई। देखो क्या टर्म एंड कंडीशन पे फिट बैठ रही है। पहली बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है, प्रूव दैट इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ m into n, अगर b एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो मुझे बताओ क्या b का मोड जो है वो नॉन सिंगुलर है या नहीं है, चेक करके बताओ बुक में। जी सर। सर जो बी का मोर आया हाँ वो जी, 2 के बराबर आया। हाँ मतलब नॉन सिंगुलर है ना, जी सर। नॉट इक्वल्स टू 0, तो यही हमें बात मान के चलनी थी। और अब हमें प्रूफ करना है, देन द प्रोडक्ट ऑफ, यानी प्रोडक्ट P इज इक्वल्स टू ए बी हैज द सेम रैंक एज B। तो A और B का जो प्रोडक्ट आएगा वो A के बराबर की रैंक रखेगा, ये हमें प्रूफ करना है। जी सर। चलो देखते हैं। अच्छा, एक इसमें एक चीज लिखी हुई है कि अगर M n से छोटा है, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ठीक बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अगर 2 3 से छोटा है, मतलब हम ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को मान लें, तो ये सीधी सी बात है और बिल्कुल बढ़िया समझ आ जाएगी कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू m। देखो ये बात समझ आ रही क्या। जी सर। बट जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ बी कितनी है, वो n के बराबर होगी। भाई देखो बी नॉन सिंगुलर है ना, जब नॉन सिंगुलर होता है तो नंबर ऑफ रो कितनी है वही उसकी रैंक बन जाती है। जी सर। और ए की जो मैट्रिक्स है वो m की वैल्यू 2 हो सकती है या 2 से कम हो सकती है। जी सर। तो ये दोनों बातें देखो, अगर मैं एग्जांपल ना देता तो आपको ये बुक में जो लिखी हुई है वो समझ ना आती बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए की जो रैंक है वो छोटी होगी ना रैंक ऑफ बी से। जी सर। पहली बात क्लियर होगी, ठीक। और हमें क्या करना था, हमें प्रोडक्ट के बारे में बात करनी थी। तो रैंक ऑफ इनका जो प्रोडक्ट है P इज इक्वल्स टू, P किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो हम बात करेंगे जी सर। रैंक ऑफ ए बी की। अब फिर से वही रूल आ गया, ये किससे छोटा होगा, ये छोटा होगा रैंक ऑफ ए से। जी सर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ए है, कहा ये लिख लेते हैं पहले, P इक्वल्स टू ए बी था। अगर हम यहां से ए की वैल्यू निकालें तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा P बी इनवर्स। जी सर। अगर हम इसकी रैंक देखें तो रैंक इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ P बी इनवर्स। ठीक है, ये किससे छोटी होगी, ये होगी रैंक ऑफ P से छोटी, उसी रूल के अकॉर्डिंग। ये जी सर। इक्वेशन नंबर 2 बनी। ठीक है भाई, अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, P छोटा है A से और A छोटा है P से, तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि रैंक ऑफ P इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A, दोनों बराबर। और यही तो प्रूफ करना था। जी सर। समझ आ गया ना अच्छे से। जी सर। ठीक है, ये आरजू क्लास क्यों नहीं ले रही भाई आज। सर पता नहीं, शायद फोन ना उसके पास, उसके पापा के पास हो फोन। अच्छा, ये एक काम करना, उसके जो डाउट्स थे ना जो हमने स्किप कर दिए वो तुम उसको एक्सप्लेन कर देना। जी सर। अगर मतलब तुम्हें समझ आ गया तो तुम एक्सप्लेन कर देना उसको। जी सर। एक शायद सेकंड वाली एक्सरसाइज में भी कोई डाउट बताए थे।
जी सर। एक 6th और 7th है, हाँ, 2B में जो बताए थे डाउट, देखो क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है 29। इसमें लिखा हुआ है कि इफ A इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स, तो हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है भाई? जिसका थीटा A के बराबर आ जाए, जी सर। ये था। तो A इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स, एग्जामिन वेदर KA एंड IKA आर हर्मिशन मैट्रिक्स। तो क्या KA और IKA भी हर्मिशन मैट्रिक्स होंगे? तो चेक कर लेते हैं। KA की पावर थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर A की पावर थीटा और K की पावर थीटा। और A की पावर थीटा तो हमें पहले से ही गिवन है A के बराबर, और ये जो K की पावर थीटा, ये तो K तो कोई स्केलर है। स्केलर में जब स्केलर ऐसा होगा जैसे 7, 3, 4, ठीक, जब इसमें I का एलिमेंट ही नहीं होगा, जब इसमें I ही नहीं होगा, तो फिर उसके थीटा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो K के ही बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका हर्मिशन, ये भी हर्मिशन है। ठीक हो गया भाई? जी सर। अब दूसरे वाला देखो, IKA वाला, IKA की पावर थीटा, सर इसको ये क्या वाले लिख, क्वेश्चन तो हो रहे हैं मेरे। क्या भाई? सर ये वाले क्वेश्चन तो हो रहे हैं मेरे। अच्छा, पता नहीं, फिर उसने ग्रुप में मैसेज कर शायद रखा था, उसके ना हो रही है आरजू के। ऐसा हो सकता है। जी सर क्यों, उसके नहीं मेरे हो भी रहे याद होंगे सा आ आज। रहा है कुछ, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिए थे। जी सर मैंने पूछे थे, आप था बस समझाए थे आपने। हाँ, वो IK वाला ये दूसरा होगा नहीं, और ये होगा बस। जी सर। आप लोगों के एग्जाम कब है भाई? क्या सर? एग्जाम कब है आप लोगों के? सर एग्जाम हेलो? जी सर मई में बता रहे हैं, मई में। मई में एग्जाम होंगे, अच्छा। और एक तो ये बुक है तुम्हारी, जी 2 सर। बुक है या 3 बुक है तुम्हारी फर्स्ट जी सर। इसमें सेमेस्टर में? सर 3 बुक है। 3 बुक है, ठीक है। फिर एक काम करना, जितने तुम्हारे अब जो डाउट बचे हुए हैं वो तुम भी लिख दो ग्रुप में, और एक लेक्चर में पूरा कंबाइन क्लियर कर लेंगे। और आपस में देख लेना, जो खुद से डिस्कस कर सकते हो ना डाउट, वो अपने आप बैठ के डिस्कस कर लो, तो जी ज्यादा सर। बेहतर रहेगा, दोनों को समझ भी आ जाएगा। जी सर। ठीक है, जो दोनों से नहीं हो रहे होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। और अब ये शुरू कर लेंगे तुम्हारा दूसरे वाला जो पोर्शन है। इसमें 5 चैप्टर हैं टोटल, एलिमेंट ऑफ सेट थ्योरी, रिलेशन, पार्टीशन, फंक्शन, मैपिंग, ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। आपके पास 12th की कोई बुक है भाई, मैथमेटिक्स वाली? जी सर। 12th की बुक रखी है आपके पास मैथमेटिक्स की? जी सर। उसका एक चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, वो पढ़ लेना, तो बढ़िया समझ आएगा वो वाला पोर्शन। जी सर। संबंध और फलन के नाम से है कुछ। जी सर शायद पहला चैप्टर है। हाँ, पहला या दूसरा कुछ ऐसा ही चैप्टर है, तो उसको पढ़ लेना, उससे बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। जब मैं समझाऊंगा तो एकदम से समझ आ जाएगा। जी सर। ठीक है भाई, चलो फिर आज के लिए इतना ही।